प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वो विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू से पैदा हुए 7 बच्चों, 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर औपनिवेशीकरण विधेयक और बाद में 1914 1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों के लिए बंगा में गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुआ। 1923 में वो लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी, जिसने भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने का आग्रह किया था। पुलिस युवकों पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उसे इस बहाने गिरफ्तार कर लिया कि वह अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुई बमबारी में शामिल था। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद 60,000 रु उन्होंने अमृतसर में प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और संपादित किया और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पैम्फलेट में भी योगदान दिया, जिसने अंग्रेजों को उकसाया। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और संक्षेप में वीर अर्जुन के लिए भी लिखा। समाचार पत्र दिल्ली में प्रकाशित। उन्होंने अक्सर छद्म नामों का इस्तेमाल किया, जिसमें बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। क्रांतिकारी गतिविधियां। जॉन सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था और पूरे देश में विरोध हुआ। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया, तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। भारी भीड़ को तितर-बितर करने के पुलिस के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से राय पर हमला किया, जो घायल हो गया था। 17 नवंबर 1928 को राय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। डॉक्टरों ने सोचा कि उन्हें लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। थाने में जब मामला उठाया गया था यूनाइटेड किंगडम की संसद, ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार किया। सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के एक प्रमुख हत्या की समकालीन प्रतिक्रिया उस प्रशंसा से काफी भिन्न है जो बाद में सामने आई। नौजवान भारत सभा, जिसने HSRA के साथ लाहौर विरोध मार्च का आयोजन किया था, ने पाया कि इसके बाद की जनसभाओं में उपस्थिति में तेजी से गिरावट आई। 1925 में राय द्वारा स्थापित द पीपल सहित राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और समाचार पत्रों ने जोर देकर कहा कि असहयोग हिंसा के लिए बेहतर था। इस हत्या की कांग्रेस नेता महात्मा गांधी द्वारा एक प्रतिगामी कार्रवाई के रूप में निंदा की गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपने आतंकवाद के कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे लाला लाजपत राय के सम्मान और उनके माध्यम से देश के सम्मान को सही ठहराते दिखे। वो एक प्रतीक बन गया, अधिनियम भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा, और कुछ ही महीनों के भीतर पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव और शेष उत्तरी भारत में कुछ हद तक उसके नाम से गूंज उठा। उनके बारे में असंख्य गीत बने और उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की वह आश्चर्यजनक थी। चन्नन सिंह की हत्या। सैंडर्स को मारने के बाद समूह जिला पुलिस मुख्यालय से सड़क के पार DAV कॉलेज के प्रवेश द्वार से भाग निकला। उनका पीछा कर रहे एक हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी थी। इसके बाद वे साइकिल से सुरक्षित घरों की ओर भागे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, शहर के सभी प्रवेश द्वारों और बाहर निकलने को अवरुद्ध कर दिया। CID ने लाहौर छोड़ने वाले सभी युवकों पर नजर रखी। भगोड़े अगले 2 दिनों तक छिपे रहे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने दुर्गावती देवी से मुलाकात की, जिन्हें कभी कभी दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, जो HSRA के एक अन्य सदस्य भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, मदद के लिए, जिसे वह प्रदान करने के लिए सहमत हुई। उन्होंने अगली सुबह लाहौर से बठिंडा जाने वाली हावड़ा, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। दिल्ली विधानसभा में बमबारी और गिरफ्तारी।
कुछ समय से भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को प्रेरित करने के साधन के रूप में नाटक की शक्ति का शोषण कर रहे थे। स्लाइड दिखाने के लिए एक जादुई लालटेन खरीद रहे थे, जिसने राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के बारे में उनकी बातों को जीवंत कर दिया था, जिनकी मृत्यु का कोई षड्यंत्र। 1929 में उन्होंने HSRA को एक नाटकीय कार्य का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य उनके उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार हासिल करना था। विधानसभा मामले की सुनवाई। नीति नायर के अनुसार इस आतंकवादी कार्रवाई की सार्वजनिक आलोचना स्पष्ट थी। गांधी ने एक बार फिर उनके कार्यों की अस्वीकृति के कड़े शब्द जारी किए। बहरहाल, जेल में बंद भगत के उत्साहित होने की सूचना मिली थी और बाद की कानूनी कार्यवाही को नाटक के रूप में संदर्भित किया गया था। साथियों की गिरफ्तारी। 1929 में HSRA ने लाहौर और सहारनपुर में बम कारखाने स्थापित किए थे। 15 अप्रैल 1929 को पुलिस द्वारा लाहौर बम कारखाने की खोज की गई, जिससे सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल सहित HSRA के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ देर बाद सहारनपुर की फैक्ट्री पर भी छापा पड़ा और कुछ साजिशकर्ता मुखबिर बन गए। भूख हड़ताल और लाहौर षड्यंत्र का मामला। सिंह को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर सांडर्स और चानन सिंह की हत्या के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनके सहयोगी हंस राज बोहरा और जय गोपाल के बयान शामिल थे। असेंबली बम मामले में उनकी उम्र कैद की सजा सॉन्डर्स मामले का फैसला होने तक टाल दी गई थी। उन्हें दिल्ली जेल से सेंट्रल जेल मियांवाली भेज दिया गया। वहां उन्होंने यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव देखा। वह खुद को दूसरों के साथ एक राजनीतिक कैदी मानता था। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली में बड़ा हुआ आहार मिला था जो मियांवाली में नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने अन्य भारतीय स्व पहचाने गए राजनीतिक कैदियों का नेतृत्व किया, जिन्हें उन्होंने महसूस किया कि भूख हड़ताल में आम अपराधियों के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। भूख हड़ताल ने जून 1929 के आसपास सिंह और उनके सहयोगियों के लिए सार्वजनिक समर्थन में वृद्धि को प्रेरित किया। ट्रिब्यून अखबार इस आंदोलन में विशेष रूप से प्रमुख था और लाहौर और अमृतसर जैसे स्थानों में सामूहिक बैठकों की सूचना दी। सरकार को सभाओं को सीमित करने के प्रयास में आपराधिक संहिता की धारा 144 लागू करनी पड़ी। सरकार ने कैदियों के संकल्प का परीक्षण करने के लिए जेल की कोठरियों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को रखकर हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की। पानी के मटके दूध से भरे जाते थे ताकि या तो कैदी प्यासे रहें या अपनी हड़ताल तोड़ दें। कोई भी डगमगाया नहीं और गतिरोध जारी रहा। अधिकारियों ने तब कैदियों को जबरन खिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसका विरोध किया गया। मामला अभी भी अनसुलझा होने के कारण भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने जेल अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए शिमला में अपनी छुट्टी कम कर दी। चूंकि भूख हड़ताल करने वालों की गतिविधियों ने देश भर में लोगों के बीच लोकप्रियता और ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए सरकार ने सांडर्स हत्या के मुकदमे की शुरुआत को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसे बाद में लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। सरकार रियायतें देना शुरू कर रही थी, लेकिन राजनीतिक कैदी के वर्गीकरण को मान्यता देने के मुख्य मुद्दे पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अधिकारियों की नजर में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो वह एक व्यक्तिगत कृत्य था, राजनीतिक नहीं, और वे सामान्य अपराधी थे। अब तक उसी जेल में बंद एक अन्य भूख हड़ताल करने वाले जतेंद्र नाथ दास की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। गांधी की भूमिका। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ मौत की सजा को कम करने की अपील की थी। हालांकि निराधार दावे किए गए हैं कि गांधी के पास सिंह की फांसी को रोकने का अवसर था। इसके विपरीत यह माना जाता है कि गांधी के पास निष्पादन को रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ पर्याप्त प्रभाव नहीं था, इसकी व्यवस्था करना तो दूर की बात है। लेकिन उन्होंने सिंह के जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। गांधी समर्थकों का दावा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिंह की भूमिका गांधी की नेता के रूप में भूमिका के लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए उनके पास उनकी मृत्यु चाहने का कोई कारण नहीं था। गांधी ने हमेशा कहा कि वह सिंह की देशभक्ति के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह सिंह की फांसी और उस मामले के लिए सामान्य रूप से मृत्युदंड के विरोध में थे, और उन्होंने घोषणा की कि उनके पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। सिंह की फांसी के बारे में गांधी ने कहा, सरकार के पास निश्चित रूप से इन लोगों को फांसी देने का अधिकार था।
हालांकि कुछ अधिकार हैं जो उन लोगों को श्रेय देते हैं जिनके पास केवल नाम के लिए आनंद लिया जाता है। गांधी ने भी एक बार मृत्युदंड के बारे में टिप्पणी की थी, मैं पूरी अंतरात्मा से किसी को भी फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए सहमत नहीं हो सकता। केवल भगवान ही जीवन ले सकता है, क्योंकि वह अकेला ही देता है। गांधी ने 90,000 राजनीतिक कैदियों को रखने में कामयाबी हासिल की थी, जो उनके सत्याग्रह के सदस्य नहीं थे। आंदोलन गांधी इरविन समझौते के तहत जारी किया गया। भारतीय पत्रिका फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सजा को कम करने के लिए कई बार अनुरोध किया, जिसमें 19 मार्च 1931 को एक व्यक्तिगत यात्रा भी शामिल थी। उस दिन वायसराय को एक पत्र में उनके निष्पादन के बारे में, उन्होंने यह न जानते हुए कि पत्र बहुत देर से आएगा, हंगामे के लिए जमकर गुहार लगाई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बाद में कहा, जैसा कि मैंने श्री गांधी को मेरे सामने रूपांतरण का मामला रखते हुए सुना, मैंने सबसे पहले इस बात पर विचार किया कि निश्चित रूप से इसका क्या महत्व है कि अहिंसा के पुजारी इतनी ईमानदारी से एक पंथ के भक्तों के कारण की पैरवी कर रहे हैं जो उनके अपने मूल रूप से विरोध करते हैं, लेकिन मुझे अपने फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने की अनुमति देना पूरी तरह से गलत मानना चाहिए। मैं ऐसे किसी मामले की कल्पना नहीं कर सकता था जिसमें कानून के तहत दंड सीधे तौर पर अधिक योग्य हो। आदर्श और राय साम्यवाद सिंह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य करतार सिंह सराभा को अपना नायक मानते थे। भगत गदर पार्टी के एक अन्य संस्थापक सदस्य भाई परमानंद से भी प्रेरित थे। सिंह अराजकतावाद और साम्यवाद की ओर आकर्षित थे। वे मिखाइल बाकुनिन की शिक्षाओं के उत्साही पाठक थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा। नास्तिकता गांधी के असहयोग आंदोलन को भंग करने के बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों को देखने के बाद सिंह ने धार्मिक विचारधाराओं पर सवाल उठाना शुरू किया। उन्हें ये समझ नहीं आया कि शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए इन दोनों समूहों के सदस्य अपने धार्मिक मतभेदों के कारण एक दूसरे के गले कैसे लग सकते हैं। इस बिंदु पर सिंह ने अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के संघर्ष में बाधा डालता है, और बाकुनिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की सभी नास्तिक क्रांतिकारियों के कार्यों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने सोहम स्वामी की पुस्तक कॉमन सेंस में भी रुचि ली। 1930-31 में जेल में रहते हुए भगत सिंह को एक साथी कैदी और एक सिख नेता रणधीर सिंह से संपर्क किया गया, जिन्होंने बाद में अखंड कीर्तनी जत्था पाया। भगत सिंह के करीबी सहयोगी शिवा वर्मा के अनुसार, जिन्होंने बाद में उनके लेखन को संकलित और संपादित किया, रणधीर सिंह ने भगत सिंह को भगवान के अस्तित्व के बारे में समझाने की कोशिश की और असफल होने पर उन्हें डांटा, आप प्रसिद्धि से पागल हैं और एक अहंकार विकसित कर लिया है जो खड़ा है तुम्हारे और भगवान के बीच एक काले पर्दे की तरह। इसके जवाब में भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से एक निबंध लिखा, इस सवाल का समाधान करने के लिए कि क्या उनकी नास्तिकता घमंड से पैदा हुई थी। निबंध में उन्होंने अपने स्वयं के विश्वासों का बचाव किया और कहा कि वह सर्वशक्तिमान में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन मिथकों और विश्वासों पर विश्वास करने के लिए खुद को नहीं ला सके। दूसरों ने अपने दिल के करीब रखा। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि धर्म ने मृत्यु को आसान बना दिया, लेकिन ये भी कहा कि अप्रमाणित दर्शन मानव की कमजोरी का संकेत है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, जहां तक ईश्वर की उत्पत्ति का संबंध है, मेरा विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी कमजोरियों, सीमाओं और कमियों का एहसास होने पर ईश्वर को अपनी कल्पना में रचा। इस तरह उन्हें सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने जीवन में आने वाले सभी खतरों का सामना करने और समृद्धि और संपन्नता में अपने प्रकोप को रोकने का साहस मिला। ईश्वर अपने मनमौजी नियमों और माता पिता की उदारता से कल्पना के रंग बिरंगे रंगों से रंग गया। उन्हें एक निवारक कारक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जब उनके रोष और उनके कानूनों को बार बार प्रचारित किया गया था ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। वह व्यथित आत्मा का रोना था क्योंकि यह माना जाता था कि वह पिता और माता, बहन और भाई और दोस्त के रूप में खड़ा होता है जब संकट के समय एक आदमी अकेला और असहाय रह जाता है। वह सर्वशक्तिमान था और कुछ भी कर सकता था। ईश्वर का विचार संकट में पड़े व्यक्ति के लिए सहायक होता है। निबंध के अंत में भगत सिंह ने लिखा, आइए देखें कि मैं कितना दृढ़ हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उन्हें मेरी नास्तिकता के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा, जब आपके अंतिम दिन आएंगे,
तो आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे पतन और मनोबल गिराने का कार्य मानता हूँ। ऐसे तुच्छ स्वार्थों के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठक और मित्र, क्या ये घमंड है? अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए खड़ा हूँ। विचारों की हत्या। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पत्रक में उन्होंने कहा, व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। महान साम्राज्य टूट गए, जबकि विचार बच गए। जेल में रहते हुए सिंह और 2 अन्य लोगों ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने युद्ध के कैदियों के रूप में व्यवहार करने और परिणाम स्वरूप फायरिंग दस्ते द्वारा निष्पादित करने के लिए कहा था, न कि फांसी पर। प्राणनाथ मेहता, सिंह के मित्र, उनकी फांसी से 3 दिन पहले 20 मार्च को जेल में क्षमादान के लिए एक मसौदा पत्र के साथ उनसे मिलने गए, लेकिन उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लोकप्रियता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नए राष्ट्रीय जागरण की ओर ले जा रही थी। उन्होंने कहा, वो एक स्वच्छ सेनानी थे जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया। देश के दूसरे छोर तक हर जगह व्याप्त अंधकार को दूर करना। सिंह की फांसी के 4 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक सर होरेस विलियमसन ने लिखा, उनकी तस्वीर हर शहर और कस्बों में बिक्री पर थी और लोकप्रियता में एक समय के लिए स्वयं श्री गांधी की भी प्रतिद्वंद्वी थी।